हेलो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? ओके, ठीक है। तो आज हम लेके आए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का छठा या सातवां वीडियो है। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे प्रस्तावना के अंदर जो भी शब्द दिए गए हैं उनका क्या अर्थ है, और उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। और हाँ, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं या अपने जो सहपाठी वगैरह है उन्हें अपना हमारा जो लिंक है वीडियो का वो शेयर भी कर सकते हैं, और अपने गुणवत्तापूर्ण सुझाव हमारे कमेंट में भी डाल सकते हैं, ताकि हम अपनी जो वीडियो आपको दे रहे हैं उसमें कुछ काफ़ी हद तक बदलाव कर सकें। और धीरे धीरे सर्दियाँ भी आने वाली हैं, और तो सर्दियों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए अब कोई गैप नहीं रहेगा। अब लगातार आपके लिए वीडियो भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था की पहुँचती रहेंगी। तो आज बात करते हैं प्रस्तावना के अंदर जो भी प्रमुख शब्द हैं उनका क्या अर्थ है। इससे शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो वीडियो मैंने जो आपको प्रोवाइड करी है वो प्रस्तावना की थी, यानी कि उस प्रस्तावना के लिए कब उद्देश्य प्रस्ताव आया, किस प्रकार की स्थिति को आया, कौन लेके आया, कब पारित हुआ वो प्रस्ताव, और किस प्रकार से वाद विवाद में उद्देशिका आई कि उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं है। वो आप इसके बारे में जो भी कुछ जगह जानना चाहते हैं पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं प्रस्तावना के अंदर प्रमुख शब्दों का अर्थ। तो प्रस्तावना जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, यानी कि प्रस्तावना का जो शुरुआती शब्द है वो है हम भारत के लोग। यानी हम भारत के लोग का अर्थ है संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता होगी, यानी कि जो कुछ भी संविधान के अंदर अधिनियम या नियम बने हुए हैं उसके जो स्रोत है वो भारत की जनता है। दूसरा इससे अर्थ और निकलता है कि जो जनता, भारतीय जनता है वो समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है, यानी कि संविधान में जितनी भी शक्तियों का वर्णन या नियमों अधिनियमों का वर्णन किया गया है वो भारतीय जनता के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कि जनता समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। भारत और हम भारत के लोग से एक अर्थ ये भी निकलता है कि जो उद्देशिका ने जो हमें एक शब्द और प्रदान किया है संप्रभुता का जो स्रोत है वो भी हम भारत के लोग यानी हमारी भारत की जनता ही है। हम भारत के लोग ये सब अमेरिका के चार्टर के उद्देशिका के समरूप है, यानी कि इस टाइप का शब्द अमेरिका की जो चार्टर की उद्देशिका है उसमें भी प्रयोग किया गया है। हमारे यहाँ प्रयोग किया गया है हम भारत के लोग, और अमेरिका के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त किया गया है हम संयुक्त राष्ट्र के लोग। तो हम भारत के लोग के बाद दूसरा शब्द आता है प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत, यानी भारत जो है अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं होगा। यानी कि भारत जो है अपने आंतरिक मामले या कोई बाह्य मामला है या विदेशी कोई बाह्य मामला है उसे सुलझाने के लिए वो किसी भी देश के या किसी भी अन्य देशों के अधीन नहीं रहेगा। यानी कि वो जो भी विवाद है आंतरिक बाह्य मामलों का वो भारत अपने ही आप निपटा लेगा, उसे किसी अन्य देश के अधीन नहीं रहना पड़ेगा। और संपूर्ण प्रभुता संपन्न का एक अर्थ ये भी निकलता है कि हमारा जो देश है भारत वो अपने आंतरिक और बाह्य नीतियों का अपने आंतरिक और बाह्य नीतियों को निर्धारित करने के लिए किसी भी अन्य देश से संधि कर सकता है और मित्रता भी कर सकता है। संपूर्ण प्रभुता संपन्न का तीसरा वर्ड आता है हमारी प्रस्तावना में समाजवादी। ये समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इस समाजवादी का अर्थ है कि जो हमारे देश का उत्पादन है उस देश के जो भी उत्पादन हो रहा है उसके साधनों पर सरकारी नियंत्रण रहेगा। समाजवादी का अर्थ है उत्पादन के
प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण रहेगा। और हमारे भारत में जो समाजवाद स्थापित किया है वो समाजवाद स्थापित किया गया लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू जी की अवधारणा है, नेहरू जी की अवधारणा है। इस अवधारणा को नेहरू जी ने दिया था। लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा नेहरू जी की अवधारणा है। और समाजवाद दो टाइप का होता है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद, दूसरा साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है कि जो उत्पादन के जो प्रमुख साधन है उन पर सरकार का नियंत्रण कम होता है या कम से थोड़ा अधिक हो सकता है। और साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है, जो उत्पादन के प्रमुख साधन है उस पर राष्ट्र का सर्वाधिक या सबसे ज्यादा अधिक कठोर नियंत्रण होता है। तो हमारे भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसमें उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण जो है अपेक्षाकृत न्यून या थोड़ा बहुत अधिक है। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। प्रस्तावना के अंदर शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है यानी भारत किसी भी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करेगा। यानी कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म के निवासी धर्म के लोग रहते हैं, जैसे जैन है, बौद्ध है, हिंदू है, मुस्लिम है। तो भारत किसी भी धर्म को विशेष रूप से मान्यता प्रदान नहीं करेगा। यानी कि हमारा जो देश है सभी धर्मों को, जितने भी हमारे भारत में धर्म है सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेगा, यानी कि सबको समान नजर से देखेगा। पंथ निरपेक्ष के बाद शब्द आता है लोकतंत्र। पंथ निरपेक्ष शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष के बाद आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का जैसे साफ स्पष्ट अर्थ है लोगों का तंत्र, अर्थात जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब है यानी कि भारत में भी लोकतंत्र है, यानी कि भारत में जो भी शासन होगा वो भारत की जनता द्वारा होगा। इसके संबंध में अब्राहम लिंकन ने बहुत ही अच्छी अवधारणा दी कि लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, जनता द्वारा स्थापित जनता का शासन खुद जनता के लिए। ये अब्राहम लिंकन ने एक प्रसिद्ध अवधारणा दी थी जो काफी लोकप्रिय रही थी। अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। जनता का शासन किस प्रकार रहेगा? जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके उन्हें शासन चलाने की अनुमति प्रदान करती है। लोकतंत्र में क्या होता है, जो भारत की जनता होती है वो अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके शासन करने की अनुमति देती है। इसे इस लोकतंत्र को कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक प्रणाली। इस प्रकार की शासन को कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली। तो लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन। अगला टॉपिक आता है गणराज्य, जो कि प्रस्तावना में है। तो गणराज्य का मतलब होता है भारत का राष्ट्राध्यक्ष। जैसे भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है या उपराष्ट्रपति है, जो भी भारत के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो हमेशा निर्वाचित होगा, यानी कि वो जनता द्वारा हर बार निर्वाचित किया जाएगा। ये नहीं होगा कि वो वंशानुगत, जैसे आप हो गए अब जैसे आपका शासन आया फिर उसके बाद आपके लड़के का शासन, उसके बाद लड़के का शासन, ये ऐसा वंशानुगत टाइप का नहीं होगा। हर बार राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होगा। यही गणराज्य का अर्थ है, यानी गणराज्य का अर्थ भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। गणराज्य के बाद बात करते हैं न्याय। प्रस्तावना ने नागरिकों को, हमारे भारत के नागरिकों को कुछ अधिकार भी प्रदान किए हैं। पहला अधिकार न्याय अधिकार के अंतर्गत 3 प्रकार के अधिकार दिए हैं। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति सामाजिक रूप से न्याय चाहता है या शोषित है, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से शोषित है या राजनीतिक रूप से शोषित है, तो उसे न्याय हमारी प्रस्तावना द्वारा न्याय मिलेगा। यानी कि प्रस्तावना में नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अधिकार है। दूसरा
प्रस्तावना हमारे भारत के नागरिकों को प्रस्तावना स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की प्रस्तावना प्रदान करती है। पहली विचार की, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सोचने विचारने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि वो आपसे विचार ले भी सकता है, आपको अपने विचार दे भी सकता है। दूसरी स्वतंत्रता है प्रस्तावना द्वारा अभिव्यक्ति, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में व्यक्त करने को, अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। दूसरा विश्वास, किसी के ऊपर या किसी भी संस्था या किसी भी के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना द्वारा दी गई है भारतीय नागरिकों को। और चौथी दी है धर्म, किसी भी भारत का नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, इस प्रकार की भी स्वतंत्रता है। और उपासना, किसी की भी उपासना कर सकता है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना द्वारा भारतीय नागरिकों को मिली है। पहली विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उसके बाद प्रस्तावना 2 प्रकार की समानता भी नागरिकों को प्रदान करती है। पहली प्रतिष्ठा, दूसरी अवसर, यानी कि कोई भी अगर 2 व्यक्ति हैं, एक ही प्रतिष्ठित पद पर हैं, तो उनमें कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, सबको समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी कि प्रतिष्ठा में सबको समान रखा जाएगा। और अवसर, यानी कि जितने भी हमारे भारत में लोक सेवक पद निकलते हैं या किसी भी वैकेंसी वगैरह जो आती है हमारे देश या राज्य में, तो उसमें जो नागरिकों को अवसर प्रदान है वो भी समान तरह से होगा। यानी कि 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा की समानता दे रखी प्रस्तावना ने और अवसर की समानता भी प्रदान की है। अगला वर्ड आता है प्रस्तावना बंधुता। बंधुता का मतलब है भाईचारा, यानी कि प्रस्तावना अपने नागरिकों से कहती है कि आप भाईचारा बनाए रखें, यानी कि प्रस्तावना द्वारा नागरिकों में बंधुता बढ़ाने का भी संकल्प लिया गया है। आप प्रस्तावना कह रही है कि नागरिक ऐसी बंधुता यानी ऐसा भाईचारा बनाए ताकि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि आप ऐसी बंधुता नहीं बनाएंगे ताकि किसी व्यक्ति की गरिमा पर असर पड़े या राष्ट्र की एकता पर असर पड़े या राष्ट्र की अखंडता को प्रभावित करे। ये बंधुता प्रस्तावना द्वारा नागरिकों में बंधुता बढ़ाने का भी संकल्प लिया गया है, जो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। अखंडता शब्द ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया है। यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। पहला समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। इस प्रकार से अखंडता तक जितनी भी प्रस्तावना है वो लगभग समाप्त हो जाती है। उसके बाद अंत में जो प्रस्तावना का जो अंत भाग है उसमें लिखा गया है कि हमारी जो प्रस्तावना भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना दी है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित व पारित की गई है। यानी अंत में प्रस्तावना को भारतीय नागरिकों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित यानी आत्मार्पित की गई है। अंगीकृत का मतलब स्वीकार कर लिया गया है, यानी कि हमने प्रस्तावना को भारतीय जनता द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया है। अंगीकृत मतलब स्वीकार कर लिया है। अधिनियमित माने उसके नियमों और उपबंधों को स्वीकार कर लिया गया है। और आत्मार्पित यानी कि हमने प्रस्तावना में जो भी विधि नियम, जो भी आदर्श है, उसकी आकांक्षाएं हैं प्रस्तावना को, उसे अपने अंदर समावेश कर लिया है। यानी अंत में प्रस्तावना को भारतीय जनता द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसलिए 26 नवंबर के दिन को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया गया, इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आया भी होगा। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों के अभी इस समय बहुत कम ही कमेंट आ रहे हैं, प्लीज़ तो इसमें जो भी या कमी आपको लग रही है तो इसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपने सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं।
तो प्लीज़ कमेंट जरूर करते रहिए ताकि हमारा थोड़ा मोटिवेशन होता रहे और आपके लिए ऐसी लगातार संविधान की वीडियो लाता रहूँगा आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।